बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इसी वजह से तय खाने से आने वाली रोशनी सामने की दीवार पर पड़ रही थी, मगर ऊपर वाले कमरे तक नहीं पहुंच रही थी। सूरत हाल बहुत गंभीर थी। हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहे बगैर यकीन और बेयकीनी के मिले जुले जज्बात के साथ जीने तय करते हुए हथियार बदस्त जो ही इब्तदाई जीने तय करके तय खाने की तरफ घूमे, एक हौलनाक मंजर निगाहों के सामने आ गया और हमने तकरीबन दौड़ते हुए बाकी मानदा जीने तय कर डाले, जिनके इख्तिताम पर एक खुला हुआ दरवाजा मौजूद था। तय खाने की संगीन दीवारों में कहीं मामूली सा रोजन भी नहीं था और फजा में हल्की सी सैलन रची हुई थी। फर्श पर खूबसूरत फूलदार कालीन और इस पर एक ख्वाबगाह के सारे जरूरी लवाजम मौजूद थे, मगर शिकन आलूद बिस्तर खाली था और कालीन पर जीनों के सामने एक जवां साल औरत की भयानक लाश पड़ी हुई थी। स्कर्ट और ब्लाउज में मलबूस लाश के पैरों में सैंडल भी मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वो बाहर से वापसी पर मौत का शिकार हुई थी। इसके चेहरे और बरहना बाजुओं पर लंबी लंबी खराशें थीं, जिनसे रिसने वाला खून जमकर सियाह हो चुका था। बिखरे हुए बालों और इन खराशों से जाहिर हो रहा था कि मरने से कबल इसकी किसी नाखनों वाली से दस्त बदस्त जंग हुई, मगर मौत का सबब वो खराशें नहीं बल्कि दिल के मुकाम पर पेवस्त आतश दान के अंगारों को कुरीदने वाली वो सलाख थी, जिसके पैदा किए हुए जख्म के गिर्द खून की थोड़ी सी मिकदार जमा थी। लाश की हालत बता रही थी कि आहनी सलाख के कारीवार ने इसको तड़पने की मोहलत दिए बगैर आनन फानन में खत्म कर दिया था। इसकी आंखें अपने हलकों से उबली हुई थी, मुंह खुला हुआ था और मोहलक बार की अजियत से जुबान दाने से बाहर निकल आई थी। इसमें कोई शुबा नहीं था कि वो लूसी थी और उसे अपनी जसारत की भारी कीमत अदा करना पड़ी थी। तय खाने में भी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट मौजूद था। मेरे जहन में एक बार फिर गजाला की चीख गूंजने लगी। शायद लूसी ने बाहर से वापस लौटते ही तय खाने का रुख किया था। गजाला से रिसीवर छीनकर इसने हाथ उठाया होगा। गजाला इस वक्त मुझसे हम कलाम थी, लिहाजा इसका हौसला बुलंद था। वो यकीनन मुकाबले पर तुल गई होगी और आखिरकार लूसी अपने काबिल नफरत किरदार समेत गजाला के हाथों जन्नम बासल हो गई और गजाला वहां से फरार हो गई। शायद इसने फरार के लिए बावर्ची खाने वाला रास्ता इख्तियार किया था। इसी वजह से हमें वो दरवाजा खुला हुआ मिला और हम बआसानी इमारत में दाखिल हो गए। मुझे जहां लूसी की मौत की खुशी थी, वहीं गजाला के निकल जाने का अफसोस भी था। इसकी आवाज सुनने के बाद मेरे दिल में इसके लिए नाकाबिले बयान इज़्तिराब पैदा हो गया था। वो मेरी थी, मगर इसके बावजूद मेरी दस्तरस से बाहर इंसान नुमा दरिंदों के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही थी और मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि हिशाम से फरार होकर इसने कौन सी सिम्मत इख्तियार की होगी। फोन पर मैंने उसे बता दिया था कि मैं जल्द अज जल्द इस तक पहुंचूंगा, लेकिन वो लूसी को कत्ल कर देने के बाद मेरे इंतजार में वहां रुककर अपनी सलामती को दाव पर नहीं लगा सकती थी। अचानक तय खाने तक पहुंचने वाली काल बैल की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो आगे सुल्तान शाह के होंठों से हैजान अमेज आवाज बरामद हुई और हम दोनों यकलख्त जीनों की तरफ मुड़ गए। काल बैल 3-4 मरतबा मुसलसल बजाई गई, फिर सन्नाटा छा गया। आने वालों ने पहली ही कोशिश में सोए हुए मुकीनों को बेदार करने का इरादा किया हुआ था, लेकिन लूसी अब जिंदगी के इन बखेड़ों से बहुत दूर जा चुकी थी। तय खाने से बाहर आकर मैंने एक खिड़की की आड़ से देखा कि दाखिली दरवाजे के सामने बरामदे में 2 तनुमंद हैवले मौजूद थे। शायद इन्हें यकीन था कि इन पर हमला करने में पहल नहीं की जाएगी, इसलिए वो कदरे बेपरवाह नजर आ रहे थे। मुझे पूरा अंदाजा था कि इनके साथ हमारी मुसालहत न हो सकेगी। वो मेरे खरीदार थे और हर कीमत पर मुझे अपना कैदी बनाना चाहते थे। इनसे मुसल्लह तसादम के बगैर इस इमारत से निकलना हमारे लिए नामुमकिन था और जब तसादम ही होना था तो पहल का फायदा न उठाना किसी भी तरह करीने दानिश नहीं था। वो दोनों ही मेरी बराह रास्त ज़द में थे। मैंने पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया तो इनमें से एक अचानक 2 कदम आगे बढ़कर मेरी निगाहों से ओझल हो गया और इमारत में एक मरतबा फिर घंटी का शोर गूंजने लगा। मैंने शिस्त लेकर अपनी ज़द में खड़े हुए शख्स की पसलियों पर बेआवाज फायर कर दिया। पिस्तौल के गोड़े की हल्की सी आवाज घंटी के शोर में दब गई। बारूदी शोले की लकीर के साथ गोली बरामदे में खड़े हुए शख्स के पहलू में उतर गई। वो क्रीहा चीख मारकर किसी कटे हुए शहतीर की तरह बरामदे के पुख्ता फर्श पर गिरा था। इसी के साथ घंटी की आवाज मादूम हो गई और वैरान अहाता पे दर पे कई गोलियों के शोर से गूंज उठा।
जिनमें से कम एक गोली राइफल से चलाई गई थी, जो मेरे करीब वाली खिड़की का शीशा तोड़ते हुए दीवार में पेवस्त हो गई। अगर मैं अपने पिस्तौल से फायर करते ही झुक ना गया होता तो वो गोली मेरे जिस्म के किसी हिस्से को भी चाट सकती थी। राइफल वाला यकीनी तौर पर दरवाजे के सामने अंधेरे में कहीं मोर्चा जन था और इसने मेरे पिस्तौल की नाल से शोला खारिज होते देख लिया था, वरना अंधेरे में महज अंदाजे से इतना सही फायर करना दुश्वार था। बाहर से एक बार फिर गोलियां चलाई गईं और कई खिड़कियों के शीशे पुरशोर आवाज के साथ चूर चूर हो गए। मेरे कान इस बार भी आवाजों पर मरकूज थे। मैंने महसूस किया कि शायद वो 4 ही थे, क्योंकि एक मेरे हाथों जख्मी होकर बुलंद आवाज में चीख रहा था, 2 ने पिस्तौल चलाए थे और चौथा राइफल बरदार था। मैं तेजी के साथ सुल्तान शाह की तरफ पलटा और सरगोशियाना आवाज में बोला, वो तादाद में कम 4 हैं। अगर हमने इब्तिदा ही में ताबड़तोड़ फायरिंग नहीं की तो इनसे मगलूब हो जाएंगे। तुम मकान का तवाफ करके हर सिमत से बाहर फायर करते चले जाओ। इन्हें इस तरफ मसरूफ रखूंगा, इस तरह वो हमारी तादाद का अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। चाहो तो अपने पिस्तौल की नाल पर से साइलेंसर उतार लो। वो जुबान से एक लफ्ज भी कहे बगैर ताबेदार अंदाज में अंधेरे मकान में अंदर की सिमत बढ़ता चला गया और मैं सुकूत का फायदा उठाते हुए एक महफूज जाविये से बाहर का जायजा लेने लगा। बाहर फायरिंग थमी हुई थी, लेकिन मेरे हाथों जख्मी होने वाले की करबनाक आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थीं। वो अभी तक बरामदे ही में पड़ा हुआ सिसक रहा था। मेरी तरफ से होने वाली बेआवाज फायरिंग के खौफ से इसके किसी साथी ने उसे वहां से उठा ले जाने की हिम्मत नहीं की थी। इसकी लहजा बेलहजा दम तोड़ती हुई नकाहत आलूद आवाज से जाहिर हो रहा था कि वो किसी भी लम्हे दम तोड़ सकता था। गालबन मेरे फायर का शिकार होते ही इसके अजाए रईसा पर यकलख्त मुर्दनी तारी हो गई थी और इसके साथियों ने भी अंदाजा लगा लिया था कि इनकी कोशिशों के बावजूद वो जानवर न हो सकेगा। अचानक इमारत पिस्तौल के फायर की तेज आवाज से गूंज उठी। वो वाज़े तौर पर अंदर से किए गए फायर की आवाज थी। मुझे अपने हरीफों की पोजीशनों का कोई अंदाजा नहीं था और राइफल वाला मेरी पिस्तौल की जद से बाहर था, लेकिन फिर भी मैंने इसी की सिमत नाल उठाकर गोली चला दी। इस मर्तबा फिर राइफल से बेआवाज फायर हुआ। चंद सानियों के बाद बाहर से पिस्तौल चलाने का धमाका हुआ, लेकिन जवाब में कहीं से कोई चीख न सुनाई दी, जिसका मतलब था कि दोनों तरफ के वार खाली गए थे। मुझे हैरत हुई कि बाहर वालों का तीसरा साथी न जाने क्यों खामोश रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इधर से 2 की बजाय 3 फायर होना चाहिए थे। एक बार फिर इमारत में बारूदी धमाके की आवाज गूंजी। इस बार सुल्तान शाह ने तवातर के साथ 3 फायर किए थे और बाहर से एक दबी दबी सी चीख सुनाई दी थी। शायद इन तीनों में से कोई सुल्तान शाह के हाथों जख्मी हो गया था। वक्फे से दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। इस दौरान में मेरे शिकार की आवाजें मादूम हो चुकी थी। राइफल वाला अपनी जगह जमा हुआ था। पिस्तौल वालों में से एक जगह बदल बदल कर फायर कर रहा था, लेकिन इनके तीसरे साथी की कोई सरगर्मी नोट नहीं कर सका था। इसके बारे में मैंने फर्ज कर लिया था कि शायद वो सुल्तान शाह के पिस्तौल की गोली खाकर किसी गोशा याफियत में दबका अपने जख्म को संभालने की कोशिश कर रहा होगा। सुल्तान शाह मेरी हदायत के मुताबिक इस मुकान में जगह तब्दील करते हुए फायरिंग करता रहा और मैं सामने के मुहाज पर डटा रहा। हर तरफ फैले हुए घूर अंधेरे के बायस इस वक्त माहौल बहुत खौफनाक होकर रह गया था। वो लोग बाहर खुले मैदान में थे और किसी के मतवज्जो होते ही गहरी तारीकी का फायदा उठाकर वसी और अरीज अहाते से किसी भी सीमत में फरार हो सकते थे, लेकिन हम इस इमारत में महसूर होकर रह गए थे जहां हमारी मौजूदगी का कोई कानूनी या इखलाकी जवाज नहीं था। एक लाश इमारत के अंदर संगीन तहखाने में पड़ी हुई थी, दूसरी बरामदे या इसके कुर्बो जवार में मौजूद थी और इन दोनों लाशों की वजह से हम कानून की बदतरीन गिरफ्त में आ सकते थे। जो ला हासिल बारूदी मुकाबले में वक्त गुजर रहा था, मेरे जहन पर तशवीश सवार होती जा रही थी। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लोग वहाँ मुकामी आबादी या पुलिस की मुदाखलत के इंतजार में रुके हुए थे ताकि हमें फरार का मौका न मिल सके। मुदाखलत का आगाज होते ही वो लोग फरार हो जाते और हम नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात से दो चार हो जाते। बढ़ती हुई बेचैनी और हैजान के तहत मैंने एक बार फिर नीचे झुककर खिड़की से बाहर की खुली फजा में पे दर पे 2 बेदरेग फायर बेआवाज फायर कर डाले। फिर तीसरे फायर का इरादा किया ही था कि मेरा वजूद अपनी जगह सुन्न होकर रह गया। हथियार फेंक कर हाथ सर से ऊपर उठा लो। अंधेरी इमारत में एक तहकमाना नस्वानी आवाज गूंजी थी। अंधेरे के बावजूद तुम इस वक्त मेरे पिस्तौल की
की जद में हो, लहजा मुकामी और जुबान अंग्रेजी थी। तीसरा फायर होने से पहले ही मेरा हाथ पिस्तौल समेत नीचे झुक गया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा मगर मुझे आसपास कोई साया तक नजर न आया, लेकिन वो सख्त गिर आवाज में हजारों आवाजों में भी पहचान सकता था। मेरा निशाना खता नहीं करता। इस बार वो आवाज कहरबार थी और ना मैं हुक्म दोहराने की आदी हूँ। इस बार मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो ऊपरी मंजिल से उतरने वाले जीनों पर कहीं मौजूद थी और शायद ऊपरी मंजिल से ही इमारत में घुसी थी। इस लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि बाहर से एक पिस्तौल की आवाज क्यों मालूम हो गई थी। गालबन वो किसी पाइप या कमांद के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिशों में मसरूफ थी और इसके बाकी मानदा दो साथियों ने हमें अपने साथ बारूदी मुकालमों में उलझाया हुआ था। गोली चला दो, मैंने खिड़की से दूर हटते हुए उर्दू में कहा। शायद मुकद्दर में यही लिख दिया गया है कि तुम्हारे हाथों मौत की घाट उतार दिया जाऊं। डैनी अंधेरे में वीरा की तहैयर अमेज तेज सरगोशी गूंजी। इसी के साथ जीनों पर उसके तेज कदमों की आवाज सुनाई दी जो बतदरीज करीब आती चली गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, मैंने काटदार लहजे में कहा। इधर ओट में आ जाओ। तेज तेज सांसों के दरमियान उसने इस्तरारी लहजे में कहा। एक आदमी मर गया है मगर अभी भी बाहर दो निशानची मौजूद हैं। राइफल वाले को अगर तुम्हारा हैबला भी नजर आ गया तो वो बेजा उड़ा देगा। तुम्हारे आदमियों के हाथों मरते हुए दुख ना होगा। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा और ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बार फिर शुगर क्वीन के रूप में मेरे सामने मौजूद थी। उसके बदन पर सर से पैर तक स्याह रंग का चुस्त लिबास मौजूद था। चेहरा स्याह नकाब में पोशीदा था, जूते भी स्याह ही थे। बे इख्तियार मेरे जहन में कराची के जीवा हाउस की वो खून आशाम रात घूम गई जब मैंने शुगर क्वीन को पहली बार इस रूप में तंजीम के एक मुकामी बड़े को गोली मारते देखा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ तुमसे टकराव होगा। वो इस वक्त तक अपनी बेपनाह हैरत पर काबू नहीं पा सकी थी। शॉन मैकार्थी कहाँ है? वो बिकन हॉल मैंशन के फ्लैट में कैद है। ये बताओ तुम यहाँ किस खुशी में नजर आ रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि आज रात मुझे लंदन से बाहर एक मुहिम दरपेश है। सुप्रीम काउंसिल ने मुझे दोबारा अपनी सफों में शामिल कर लिया है, लेकिन आर्जी तौर पर मुझे फील्ड में काम सौंपा गया है। आज 11 बजे शॉन 20,000 पाउंड के एवज एक कैदी मेरे हवाले करने वाला था जिसका एक हाथ जख्मी है। ये कहते हुए खुद ही चौंक पड़ी और एक गहरा सांस लेकर बोली, ओह खुदाया, तुम्हारा भी तो बायां हाथ जख्मी है। तो क्या शॉन ने तंजीम से तुम्हारा ही सौदा तय किया हुआ था? बहुत देर से समझी हो, मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुम्हारी ये अदाकारी मुझे जरा भी मुतासर न कर सकेगी। तुम अहमक हो। वो चिल्लाकर बोली। शॉन से सारा प्रोग्राम सुबह तय पा गया था। उसने जाहिर किया था कि कैदी इसकी तहवील में है, जबकि तुम उस वक्त आजाद थे। हाइड पार्क में मेरे आदमियों ने तुम्हारी रहनुमाई की, फिर फ्लैट में तुमसे फोन पर मेरी बात हुई। मैं भला कैसे अंदाजा लगा सकती थी कि वो कैदी तुम होगे? शॉन मेरे तवाक्कुब में था। वो मुझे घेर कर हिशाम लाना चाह रहा था। इसी वजह से मैंने मशवरे के लिए तुम्हें बुलाना चाहा था, क्योंकि शॉन ने अपनी हदायत की अदम तामील की सूरत में पुलिस को मेरे पीछे लगाने की धमकी दी थी। वो तुम्हें कहाँ टकरा गया था? मेरा हर इंकिशाफ इसकी हैरत में इजाफे का बायस बन रहा था। पार्क होटल में मेरा जख्मी हाथ उसकी नजरों में आ गया था। उसने वहीं बैठे बैठे तुम्हारे किसी आदमी से मेरा सौदा तय किया और फिर साये की तरह हमारे पीछे हो लिया। फ्लैट पहुंचने के बाद उसने मुझसे वहीं फोन पर राब्ता कायम करके धमकियां दी थी। हम फ्लैट में बुरी तरह महसूर होकर रह गए थे। अगर मुकद्दर साथ न देता तो शायद शॉन अब तक मेरे बदले रकम वसूल कर चुका होता। और मजे की बात यह है कि ये किस्सा गजाला की जात से शुरू हुआ था। वो कैसे? सवाल करते ही वो चौंकी थी। बाहर की तरफ इक्का दुक्का फायर करते रहो, ऐसा ना हो कि सन्नाटा देखकर मेरे आदमी आगे बढ़ाएं। शायद सुल्तान भी तुम्हारे साथ ही है, पिछला महाज उसी ने संभाला हुआ है। ये कहते हुए मैंने खिड़की के करीब जाकर मैगजीन की आखिरी गोली फायर की और मैगजीन को दोबारा लोड करता हुआ उसके करीब आ गया। सिरे से निकलने की कोशिश में गजाला शॉन के हत्थे चढ़ गई थी और इसी मकान के एक तय खाने में कैद थी। अब कहाँ है वो? उसने मेरी बात काट कर पूरी इश्तियाक लहजे में सवाल किया। हमारे पहुंचने से पहले निकल गई, मैंने मुतासफाना लहजे में कहा, लेकिन लंदन से मैं फोन पर उससे बात करने में कामयाब हो गया था। तुम तो मुझे तिलस्म होशरुबा सुना रहे हो। वो तहैयर अमेज लहजे में बोली। इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, ये सब लंदन आकर सुनूंगी। ये बताओ कि यहाँ लूसी ब्राउन भी रहती थी, वो अब कहाँ है? शॉन की गैर मौजूदगी में गजाला उसी की कैदी थी। चाहो तो तय खाने में उसकी लाश देख सकती हो। ओह, तो
यहाँ भी बहुत कुछ हो चुका है, उसे गजाला ने ही मारा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने बेपरवायाना लहजे में कहा, गजाला गायब हो चुकी है, लूसी मर चुकी है, इन दो बातों से बेहतरीन नताइज अखज किए जा सकते हैं। कस कम जहां पाक वो बोली, ये दोनों ही बड़े मूजी ब्लैकमेलर थे। शोन अगर काबू आ गया है तो इसे भी मर ही जाना चाहिए। वो शी के बाद अहम लोगों से भी बाकायदा भत्ता वसूल करता है और वो लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हमेशा इसका मुंह भरते रहे हैं। जोडी को उसकी लाश के सड़ने की फिक्र थी, वरना हमने तो उसे मार ही देना था। वो बहुत दलेर औरत है। खैर तुम वापस वहीं जाओ, मैं शोन का भी कोई बंदोबस्त करूंगी। मैं कहाँ जाऊँ, अब तो तुम्हारे साथ ही चलना पड़ेगा। क्यों, क्या सवारी नहीं है तुम्हारे पास? उसने हैरत से पूछा। फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे थे? बस से उतरकर पैदल आए थे। दोस्त ना सही कैदी बनाकर ले चलो, ये नामुमकिन है। वो मेरी तरफ से शुबहात का शिकार हो गए तो मैं फिर दुश्वारियों में पड़ जाऊंगी। अभी तो वापस जाकर उन्हें मुतमिन करना होगा कि मैं ऊपरी मंजिल से दाखिले का कोई रास्ता न मिलने की वजह से नाकाम लौटी हूँ। फिर हम कैसे निकलेंगे? मैंने पूछा। वीरा के साथियों की वजह से वो मसला मुझे गंभीर होता नजर आ रहा था। फायरिंग अभी तक जारी थी, सुल्तान शाह भी मसरूफ था। अगर वीरा अपने आदमियों को खामोशी के साथ वापस हटा ले जाती तो वो अपनी जात को किसी भी तरह शुबहात से बाला नहीं रख सकती थी। अपना एक आदमी गुमाने के बाद इसकी रजा कराना पसपाई इसकी वफादारी पर हरफ ला सकती थी। ये लो। चंद सानियों की खामोशी के बाद उसने अपने चुस्त लिबास की जेब से एक चाबी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अहाते के अकब में 2 गाड़ियां मौजूद हैं। ये मेरी सियाह डाज की चाबी है। मैं बाहर वापस जाकर अपने दोनों आदमियों को सामने के रुख पर ले आऊंगी। जब तवातर से फायरिंग हो तो तुम किसी अकबी रास्ते से अंधेरे में निकल जाना। गाड़ी की टैंकी भरी हुई है, तुम आसानी से लंदन पहुंच सकते हो। तो क्या तुम उन तीनों के साथ नहीं आई थी? शुगर क्वीन के कुरब से लोगों के औसान खता होने लगते हैं, उसने फखरिया लहजे में कहा। मैं अकेली आई थी, मगर अब मजबूरन उनके साथ सफर करना होगा। कार हमें देकर तुम अपने लिए दुश्वारियां तो पैदा नहीं कर लोगी? मैंने सवाल किया। मैं बात बना लूंगी कि चाबी अग्निशन में लगी छोड़ दी थी। वो पहली बार आहिस्तगी के साथ हंसी। सच पूछो तो हमें यहाँ किसी मुजाहमत की जरा भी उम्मीद नहीं थी। बस एक ख्याल था कि कहीं शोन ऐन वक्त पर रकम में इजाफे का मुतालबा न कर बैठे। ऐसी सूरत में कैदी को संभालने के साथ ही शोन को गोशमाली भी करनी पड़ जाती, वरना मेरा इरादा तो यहाँ तनहा आने का हो रहा था। लंदन पहुंचकर गाड़ी का क्या करना होगा? चाबी समेत कहीं भी छोड़ देना, मेरे आदमी उसे तलाश कर लेंगे। उसके एक एक लफ्ज से भरपूर एतमाद का इजहार हो रहा था। तंजीम में अपना खोया हुआ मुकाम किसी हद तक वापस मिल जाने पर उसमें नुमायां तब्दीलियां रुनवा हुई थी, जो मेरे लिए इस एतबार से खुश आइन थी कि अब वो यकसुई के साथ गजाला के मामले पर तवज्जो दे सकती थी, जो सुलझते सुलझते हर बार पेचीदा तर होता जा रहा था। फिर अब लंदन ही में मुलाकात होगी। मैंने अलविदाई लहजे में कहा। मुझे रश्क आता है तुम्हारे मुकद्दर पर। वो अजीब से लहजे में बोली। मैंने बार बार महसूस किया है कि मौत तुमसे कतरा कर गुजर जाती है। इस वक्त भी मेरी बजाय स्मिथ ऊपर चढ़ा होता तो तुम आसानी के साथ हलाक या कम से कम जख्मी कर दिए गए होते और मैं तुम्हारी कोई मदद न कर पाती। स्मिथ तुम्हारा कोई नया दोस्त है? मैंने संजीदगी के साथ सवाल किया। दोस्त नहीं, मातहत है। प्रोग्राम तय होने के बाद वो पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने की नीयत से इमारत की तरफ बढ़ रहा था कि सुल्तान शाह की चलाई हुई गोली उसकी रान का गोश्त फाड़ती हुई गुजर गई और मजबूरन ये काम मुझे अपने जिम्मे लेना पड़ा। तुम्हारे अलावा एक और आदमी भी तो मौजूद है। राइफल से सही निशाने पर फायर करना ना स्मिथ के बस की बात है ना मेरे। रश्क तो इसी बात पर आता है कि हालात तुम्हारे हक में खुद ब खुद हमवार होते चले जाते हैं। ऐसा होता तो मैं अब तक गजाला को साथ लेकर पाकिस्तान लौट गया होता। मैंने दोबारा खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा और वो खामोशी से जीनों की तरफ बढ़ गई। तन्हाई मैसर आते ही मेरा जहन एक मरतबा फिर इस सूरत हाल में उलझ गया। इसमें शुबा नहीं कि इस इलाके में मकानात एक दूसरे से खासे फासले पर थे, लेकिन ये मफरूजा नाकाबिले यकीन होता था कि वहाँ होने वाली फायरिंग के तबादले की आवाज़ मुकामी आबादी में किसी ने न सुनी हो। इस लिहाज से किसी तरफ से मुदाखलत का न होना तशवीशनाक था। अगर कुर्बो जवार में रहने वाले डरपोक थे तो इनमें से कोई भी पुलिस को फोन करके शोन मैकार्थी और लूसी के मकान की तरफ मतवज्जो कर सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। आम हालात में शायद वो ला तल्लकी गैर फितरी महसूस होती, मगर मेरे जहन ने थोड़ी सी वर्जिश के बाद इसका जवाब भी तलाश कर लिया। शायद शोन और लूसी शाम के बशिंदे होने के
बावजूद अपने पड़ोसियों में मकबूल नहीं थे और इनमें से कोई भी इनके फड्डे में अपनी टांग अड़ाने के लिए तैयार नहीं था। इसी असना में सुल्तान शाह भी वापस लौट आया और मेरे करीब आकर तशवीश में सरगोशियाना लहजे में बोला, इस बेमकसद चांदबारी का तो इख्तिताम होता नजर नहीं आता। मालूम होता है कि इसी तरह सुबह हो जाएगी, थोड़ी देर बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। गाड़ी आ गई है। मैंने वीरा की दबी हुई चाबी इसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। गाड़ी? कैसी गाड़ी आ गई है? उसने हैरत के साथ सवाल किया। वीरा ने भेजी है, मैंने आहिस्ता से कहा और वो खुशी से तकरीबन उछल पड़ा। कमाल है, उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ मौजूद हैं? उसने इस नाम साथ सूरत हाल में उम्मीद की किरण महसूस करते ही मुसर्रत अमेज लहजे में सवाल किया। बाहर से गोलियां उसी के हुक्म पर बरसाई जा रही है। मेरे इंकिशाफ पर वो भौंचका रह गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने और वीरा की गुफ्तगू से आगाह करने लगा। इस दौरान में बाहर से गोलियों की आवाजें मौकूफ हो गई थी और सुकूत का वो वक्फा तवील होता जा रहा था। फायरिंग हो रही थी तो मेरे जहन में नकाशी की फिक्र मुसल्लत थी। सुकूत छाया तो वो असाब शिकन महसूस होने लगा। मुकम्मल सुकूत के वो चंद मिनट मुझे लामुतनाही महसूस हो रहे थे। फिर अचानक ही यकबार की फायरिंग शुरू हो गई। वो लोग निहायत तसलसल के साथ अपना असलहा बर्बाद कर रहे थे। वो सिग्नल मिलते ही मैं तेजी के साथ किचन के करीब से गुजरता हुआ इस अकबी रास्ते की तरफ हो लिया जो निचली मंजिल के तलाशी के दौरान में दरियाफ्त हुआ था। वीरा की यकीन दहानी के पेश नजर मुझे पूरा यकीन था कि इस तरफ मैदान साफ होगा, लिहाजा हमने तेजी के साथ दरवाजा खोला और बाहर अंधेरे में दौड़ लगा दी। इस तरफ घास पर मुश्तमिल एक वसी किते के बाद घने दरख्त की बड़ी तादाद इस्तादा थी जिनकी आड़ में दूर से देख लिया जाना नामुमकिन था। हम घूर अंधेरे में भागते हुए अहाते की अकबी दीवार तक पहुंचे और सुल्तान शाह ने एक बार फिर मुझे अपने शानों पर लाद कर दीवार अबूर कराई और फिर खुद भी उसी तरफ उतर गया। वहां चंद कदम के फासले पर आगे पीछे दो गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैं आसमानी रंग की सन बीम को नजरअंदाज करते हुए सियाह डाज की तरफ बढ़ा और पैसेंजर सीट के दरवाजे का कफल खोलकर वहीं विराजमान हो गया। सुल्तान शाह ने ड्राइविंग सीट संभाल कर ताकतवर इंजन स्टार्ट किया और डाज एक झटके से आगे रवाना हो गई। वीरा से कार की चाबी मिल जाने पर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था कि हमारा वापसी का सफर बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अंदाजे से चंद मोड़ घूमने के बाद भी हम उस सड़क पर ना निकले जिससे बस गुजरी थी तो मुझे तशवीश लाहक होने लगी। बस से हम रात के अंधेरे में ही हिशाम पहुंचे थे और मैंने बस के हेडलैंप्स की रोशनी में रेस्तुरान की निशानियां मुकर्रर करने की हत्तल इम्कान कोशिश की थी, मगर कार में सही रास्ता तलाश करने की जद्दोजहद करते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि निशानियों के तकर्रर में नशिस्त की बुलंदी और सफर की सिमत में बहुत अहमियत रखती है। दिन के उजाले की और बात थी, मगर अंधेरी रात में निगाहों का दायरा कार बस रोशनियों या हेडलैंप्स की रोशनी में नजर आने वाली एशिया तक महदूद होकर रह गया था। शाम से निकासी के दुरुस्त रास्ते की तलाश में भटकते हुए मुझे ये ख्याल भी सता रहा था कि हमारे पास कोई रहनुमा नक्शा नहीं था और बरतानिया में ऐसे नक्शों में दी हुई तफसीलात जाने बगैर सफर का नतीजा मंजिल से मुखालिफ सिमत में ड्राइविंग की सूरत में भी बरामद हो सकता था। ऐसा न हो कि इन इतराफ में भटकते हुए हमारा वीरा की टीम से सामना हो जाए। सुल्तान शाह ने तशवीशनाक लहजे में कहा, अगर इसके आदमियों ने सियाह डाज देख ली तो वो बेबस हो जाएगी। मैं चौंक पड़ा। इस खतरनाक इम्कान पर मैंने सोचा ही नहीं था। इससे सामना होते ही तसादम के बजाय फरार की राह इख्तियार करना होगी, ख्वाह कार छोड़कर पैदल ही भागना पड़े और पैदल भागते हुए लंदन तक पहुंचना होगा। इसने हंसते हुए टुकड़ा लगाया। पैदल होने की सूरत में हम शायद ज्यादा भटके बगैर किसी बस या ट्रक वगैरह तक रसाई हासिल कर लेंगे। मैंने कहा, अब अंदाजा हो रहा है कि वो सफर ज्यादा महफूज साबित होता। जरूरी तो नहीं कि रात के 1 बजे शाम से कोई सवारी मिल जाती। इन छोटे कस्बों से शायद बसें रात भर न चलती हों, लेकिन यहाँ सामान और इजनास के लिए सड़कों के जरिए नकलो हमल बहुत मकबूल है। और कुछ नहीं तो मुर्गियां या सब्जियां ले जाने वाले किसी ट्रेलर या ट्रक पर ही लिफ्ट मिल जाती। बहरहाल अब कार ली है तो इसे भुगतना पड़ेगा। मान मेरी निगाह बुलंदी पर एक टावर पर जलते हुए सुर्ख बल्ब पर पड़ी और मेरी याददाश्त दो चंद हो गई। मैनचेस्टर से हिशाम आते हुए हमारी बस शाहराहों के किनारे वाक़या इस मवासलाती टावर के बहुत करीब से गुजरी थी। मैंने इस रोशनी को मरकज बनाकर सुल्तान शाह को हदायत देना शुरू कर दी और चंद मिनट बाद ही वाज़े तौर पर इस रोशनी से हमारे फासले
में कमी वाक़या होने लगी। जोड़ी के झंझोड़ने पर मैं हड़बड़ा कर बेदार हुआ और बे इख्तियार मेरी नजरें रेस्ट वॉच पर गईं, जिसकी सुइयां 6 बजा रही थी। हम लोग M6 मोटरवे पर पहुंचने तक बहुत परेशान हुए थे। फिर आखिरकार मैनचेस्टर और बर्मिंघम के गुजरते हुए सुबह के 7 बजे लंदन दाखिल होने में कामयाब हुए थे। इस तवील और थका देने वाले सफर से निजात मिलते ही मैं फ्लैट पर पहुंचकर गर्म पानी के शावर के नीचे देर तक नहाता रहा। फिर गधे घोड़े बेचकर गहरी नींद सोया था। घड़ी की सुइयों से मैंने अंदाजा लगाया वो अगली सुबह नहीं बल्कि इसी दिन की शाम थी। सर, फोन है आपका, जोडी ने मेरे बेदार होते मौतबाना लहजे में कहा। कह दिया होता कि मैं सो रहा हूँ, मैंने इंगड़ाई लेते हुए कहा। दूसरी तरफ कोई लड़की है, ये इसकी तीसरी कॉल। इस बार वो मुसर थी कि आपको जगा दिया जाए, वरना मैं हरगिज मुकल ना होती, जोडी ने सरापा माजरत बनकर कहा। लड़की का नाम सुनते ही मेरे जहन में गजाला का ख्याल आया था, लेकिन इसे फ्लैट का फोन नंबर नहीं मालूम था। फिर शायद वो वीरा ही होती। बहरहाल मुझे कसलमंदाना अंदाज में बिस्तर छोड़ना पड़ गया। बड़ी लंबी तान कर सोए हो, अपनी हेलो के जवाब में वीरा की चहकती हुई सदाबहार आवाज सुनाई दी। वापस कब पहुंचे थे? सारी रात काली हो गई। रास्तों से वाकफियत न होने के सबब यहाँ ड्राइविंग अजाब से कम नहीं है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। ऊपर से ये खौफ के कहीं तुम्हारे आदमियों से टकराव ना हो जाए। गाड़ी पहचानते ही वो हमारी जान के दर पे हो जाते। वो हंसी। मुझे तुम्हारी दुश्वारियों का अंदाजा था। मैंने इन्हें सुबह के 4 बजे तक शाम में ही उलझाए रखा था ताकि तुम्हें दूर निकलने का मौका मिल जाए। ये बताओ कि शॉन मौजूद है? बंधा हुआ बाथरूम के फर्श पर पड़ा हुआ है, मैंने कहा। जोडी इस उम्र में भी जिंदा दिल मालूम होती है। वापसी पर मुझे अंदाजा हुआ कि शॉन के साथ कोई शरारत की गई थी, लेकिन गनीमत है कि वो अभी तक बेदस्तो पा है। तुम्हारी बुढ़िया ने इसके मुंह से कपड़ा निकाले बगैर इसके मेदे में इतनी स्काच उतार दी थी कि सुबह वो मुझे नशे में धुत नजर आया था। ये बताओ कि इसका क्या करना है, इसीलिए फोन किया था। इसकी आवाज पर संजीदगी तारी हो गई। कुछ देर के बाद एक एम्बुलेंस आएगी और पैरामेडिकल का अमला शॉन को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाएगा। आने वाले होमर के बारे में दरियाफ्त करेंगे, लेकिन शॉन तो इस हालत में किसी मेडिकल पार्टी के सामने न लाया जा सकेगा। ये इसे फ्लैट से निकालने की तरकीब है। इसकी आवाज उभरी। मैंने शॉन के मुकद्दर का फैसला सादर कर दिया है। इसे फ्लैट से निकाल कर खत्म कर दिया जाएगा। और तुम कब आ रही हो? मैंने सवाल किया। मैं किसी वक्त भी आ जाऊंगी, लेकिन ये ख्याल रखना कि जोडी के सामने शी के सिलसिले में मोहतात रहना होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।